हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर किया जाएगा। चैप्टर का नाम दे सकते हैं स्वतंत्र भारत में शिक्षा। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ादी के बाद शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से थी, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो भी कुछ पढ़ेंगे सब कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही कवर करेंगे जो पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लघु उत्तरीय और जो है अति लघु उत्तरीय और उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अति लघु क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो कोठारी आयोग है इसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों है, अगला सवाल देख लेते हैं। कोठारी आयोग की जांच एवं अध्ययन के मुख्य विषय क्या थे? कोठारी आयोग की जांच और अध्ययन के मुख्य विषय जो है वो क्या थे, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप के लिए सिफारिश करना, ये इसका विषय हो गया। मुख्य विषय क्या था? शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा थी उसके स्वरूप को बनाने के लिए, स्वरूप को बदलने के लिए सिफारिश करना जो है ये कोठारी आयोग का जो है मुख्य विषय रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों पर परामर्श देना, ये भी इसका एक मुख्य विषय रहा है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं, व्यापक जांच की दृष्टि से चिकित्सा व कानून की पढ़ाई पर भारत सरकार को सलाह देना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि व्यापक जांच की दृष्टि से चिकित्सा के क्षेत्र में कानून की पढ़ाई, यानी जो लॉ की डिग्री लेते हैं, लॉ की जो पढ़ाई करते हैं, उनमें भारत सरकार का जो है सलाह देना जो है, इस प्रकार से मुख्य विषय यहाँ पे शामिल किए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात कही जा रही है। अब देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चल रही है। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा है क्या? 1986 की। तो देखिए मुख्य विशेषताएं क्या थी। पहली विशेषता लिखेंगे, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में सुधार करने का उपाय बताए गए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो बताया गया है, पहला इसकी विशेषता ये हो जाएगा कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा में सुधार किया जाए। किस प्रकार से सुधार किया जाए, उसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सामाजिक उद्देश्य के लिए शिक्षा नीति निर्धारित किया जाए। यानी सिंपल सी बात यह है, सामाजिक जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक पर्पज होना चाहिए। इसके बाद जो है उस शिक्षा नीति को उसी हिसाब से जो है लागू किया जाए। जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है कि स्थानीय जो भाषा होती है उस स्थानीय भाषा में पढ़ाई की जो है जोर दिया जा रहा है। तो स्थानीय जो भाषा होती है उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है ताकि जो है बच्चों को उनके संस्कृति के बारे में और उनके स्थानीय भाषा में उनको आसानी से सिखाया जाए, समझाया जा सके। तो यहाँ पे जो है सामाजिक उद्देश्य क्या है, सामाजिक उद्देश्य की शिक्षा नीति को किस प्रकार से बनाया जाए ताकि जो शिक्षा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया जाए। यानी जो आप जैसे ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो ये प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत हम रख सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें आवश्यक सुधार किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है कामयाब तो हो जाते हैं, ठीक है, कामयाबी उनको मिल जाती है, लेकिन उसके पास सिर्फ कामयाबी के रूप में उनके पास डिग्रियां होती हैं, सिर्फ डिग्री होती है, काबिलियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था है इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में जब आपकी कॉपी चेक होती है तो उसमें आपका कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है कि आपने कॉपी में किस प्रकार से आंसर दिया है, तो उसको जो है मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। तो मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाए, यानी जो मूल्यांकन होता है, जो जांच किया जाता है, उस मूल्यांकन की जो सुधार है, सुधार करने की ज़रूरत है। क्यों?
क्योंकि जो है जैसे जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं तो इतनी फास्ट कॉपी चेक करते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, उसको भी आसानी से वो चेक कर देते हैं। तो अगर उसे ध्यान से चेक किया जाए, अच्छे तरीके से चेक किया जाए, ताकि जो है बच्चों को सही गलत का जानकारी उन्हें बताया जा सके। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पे हो चुका है, आप 5वां पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पे, डिग्री का रोजगार से संबंध समाप्त करने का सुझाव दिया गया। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लोग डिग्री ले रहे हैं सिर्फ किसके लिए, रोज़गार के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिग्री ले रहे हैं कि हमको रोज़गार मिल जाए, लेकिन बेरोज़गारी के इस आलम में रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो लोगों के पास डिग्रियों का पूरा जो है एक पोथी तैयार हो चुका है, उनके पास ये डिग्री है, उनके पास ये डिग्री है, डिग्रियों का पूरा जो है एक तरह से जमावड़ा हो चुका है, लेकिन रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो जो डिग्री हम ले रहे हैं रोज़गार के लिए, उसमें कुछ उसको समाप्त करने या उसके बारे में कुछ सुझाव देने की ज़रूरत है। इसके बाद छठा पॉइंट ले सकते हैं इसमें, तकनीकी शिक्षा के उच्च स्तरों में नवीनीकरण, अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दिया जाए। इन्हें जो तकनीकी शिक्षा होती है, जैसे जो लोग IIT वगैरह जो है इसमें करते हैं, इंजीनियरिंग जो करते हैं, वो तकनीकी शिक्षा हो गया। नवीनीकरण जो अनुसंधान, जो मतलब कि जो नए नए रिसर्च होते हैं वो अनुसंधान हो गए, तो उसमें जो है कहीं न कहीं कुछ सुधार देने की ज़रूरत है और उनको और अधिक विकास करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी 1986 की मुख्य विशेषताएं, जिसे आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी से आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और कई बार रिपीट हुआ है। नवोदय विद्यालय के संक्षेप में वर्णन कीजिए। नवोदय विद्यालय की संकल्पना क्या है, इसके बारे में बताना होगा। तो दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाता है नवोदय विद्यालय से संबंधित, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, नवोदय विद्यालय आप हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं इसमें, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत देखा जाए तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। इन्हें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी देन है। इसमें क्या हुआ था, तो नवोदय विद्यालय को गति निर्धारक विद्यालय भी कहा जाता है। यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि जो नवोदय विद्यालय है इसे गति निर्धारक विद्यालय कहा जाता है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय को प्रगति मूलक विद्यालय भी कहा जाता है। नहीं, नवीन जो शिक्षा नीति है उसमें जो है एक और नाम इसको दिया गया है, प्रगति मूलक विद्यालय। तो इसका 2 नाम है, एक गति निर्धारक विद्यालय, दूसरा प्रगति मूलक विद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात आता है यहाँ पे विशिष्ट बालक या विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक। तो यहाँ पे विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं जो अपने क्लास में अव्वल होते हैं, जो पढ़ने में तेज होते हैं, जो सभी फील्ड में, यानी सभी फील्ड का मतलब ये होता है कि सभी विषयों में उनकी रुचि होती है और सभी विषयों में उनका नंबर अच्छा आता है, वो विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक मतलब कि वो बालक जो ब्रिलियंट होते हैं, उनको तीव्र गति हेतु अच्छी शिक्षा बिना आर्थिक भार के जो है देने हेतु विद्यालय की स्थापना की गई है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं या फिर जो विशिष्ट बालक होते हैं, इनको अच्छी शिक्षा दिया जाए और बिना आर्थिक भार के, मतलब आर्थिक भार का मतलब जिनके पास अगर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अगर उनके पास टैलेंट है, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास नॉलेज है, तो उनको जो है बिना किसी आर्थिक भार के, आर्थिक भार का मतलब ये होता है कि जो फीस आपकी है उस फीस पे ज़्यादा बोझ ना हो, ज़्यादा भार ना हो, क्योंकि बहुत सारे से प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो अधिक फीस के कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वही बात कहा गया है कि उनको तीव्र गति से विकास करने के लिए अच्छी शिक्षा देना चाहिए, बिना उनके आर्थिक भार के देने हेतु विद्यालय की स्थापना की गई है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो नवोदय विद्यालय जैसे है कि नवोदय विद्यालय में क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए नवोदय विद्यालय में आपको परीक्षा देना पड़ता है। परीक्षा में जब आप पास हो जाते हैं तो आपका चयन होता है, इसके बाद जो है फिर आपका प्रवेश होता है। ये पूरी प्रोसेस है नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने का। जो बच्चा कक्षा 4 पास कर लेता है, इसके बाद जो है वो जब 5वीं क्लास में जाता है तो 5वीं क्लास में जो है उसका जो है नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है। वो नवोदय विद्यालय जैसे वो पास कर लेता है
परीक्षा पास कर लेता है, उसकी मेरिट बनती है, फिर उसका चयन होता है। अगर वो रैंक में अच्छा नंबर लाता है, अच्छा उसका परसेंटेज होता है, तो उसको जो है प्रवेश मिल जाता है नवोदय विद्यालय में। ऐसे ही 9th का भी होता है। जो लोग जो है 9th में एडमिशन करना चाहते हैं, जैसे 8 पास करेंगे उनका 9th में होगा, और जो लोग 10th पास करके जो है 11th में एडमिशन करना चाहते हैं उनका भी इस तरह से होता है। तो इस प्रकार से जो है प्रक्रिया चलती है। यहाँ पे आसान शब्दों में आप इसे नवोदय विद्यालय के बारे में समझ सकते हैं, और जो है ये अगर एग्ज़ाम में आपके पेपर में आता है तो आप इसे आसानी से आप इसे लिख सकते हैं इसी प्रकार से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।